दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समुंदर किनारे बसा हुआ मुंबई। मुंबई हर किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और हर कोई लाइफ में एक बार वहां जाने और मन्नत के बाहर फोटो खींचने की इच्छा रखता है। लेकिन दोस्तों आप क्या यह बात जानते हैं कि यह मुंबई जैसी आज है वैसे पहले बिल्कुल नहीं थी। एक टाइम था जब लोग यहां आने से भी डरते थे। जी हाँ, यह डर किसी और का नहीं बल्कि मुंबई में फैले अंडरवर्ल्ड का था, जिसके नाम से आम आदमी ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी डरती थी। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर मुंबई में अंडरवर्ल्ड इतना पावरफुल था तो इसका खात्मा कैसे हुआ। आज ऐसे कई सवाल हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। तारीख। परवीन भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का कास्कर का पूर्व सहयोगी जबरन वसूली के 10 लाख का हिस्सा इकट्ठा करने गया था। मुंबई के डोंगरी इलाके के इस ड्राई फ्रूट व्यापारी को कई बार धमकी भरे फोन आए थे। एजाज लकड़ा वाला बोल रहा हूँ, मेरा आदमी परवीन आएगा, उसको 10 पेटी देना, समझे क्या? न लकड़ा वाला ना तो उसके एजेंट परवीन को पता था कि मुंबई क्राइम ब्रांच उनकी सारी बात सुन रही थी और एक टीम भेजकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कुख्यात गुंडा एजाज लकड़ा वाला, जो एक वक्त दाऊद इब्राहिम का दोस्त हुआ करता था पर अब बन बैठा दुश्मन, जनवरी 2020 से जेल में था। मगर ऐसा नहीं लग रहा था कि सलाखों ने उनके वसूली के धंधे को आंच तक पहुंचाई हो। जब अंबानी बम मामले ने मुंबई पुलिस कार्यालय को हिलाकर रख डाला, फिर जब नए डीजीपी संजय पांडे ने लगाम संभाली, फिर उन्होंने लकड़ा वाला गुंडे का केस सुलझाया और दावा करते हैं लकड़ा वाला के नेटवर्क में कई पुलिस अधिकारी भी हैं, जो ये भी तय करते हैं कि किसे निशाना बनाया जाए और उनसे कितनी रकम वसूली जाए। और डीजीपी संजय पांडे ने यह भी दावा किया कि लकड़ा वाला गैंग की पहुंच ऊपर तक है। मेरे बॉस बड़े बड़े आईपीएस हैं क्या? लेकिन पांडे की लिखी रिपोर्ट को कथित तौर से मुंबई पुलिस के 2 वरिष्ठ अधिकारी और एक उच्च पदस्थ से नौकरशाह ने रोक दिया था। कड़वा सच यह है कि जबरन वसूली, व्यापार, पुलिस, राजनीति और गैंगस्टर सब एक ही चौराहे पर मिलते हैं। मुंबई में हफ्ता वसूली या साप्ताहिक हफ्ते की पैदाइशी ब्रिटिश इतिहास काल के कपास व्यापार से जुड़ी है। हालांकि इसका बड़ा भाई वसूली शायद गुजरात के रास्ते मुंबई आया जब मई 1960 में वहां शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। गुजरात के जुआघरों में दारू बेचकर अवैध शराब के धंधे पर एकाधिकार जमा रखा था पुलिस को हफ्ता दे देकर। अवैध दारू के कारोबार से वो अहमदाबाद के अमीरों से पैसा उगाही करने लगा। अब्दुल की शराब मुंबई की ताकतवर डॉन वरदराजन मुदालियर से आती थी। वरदराजन ने भी दारू की तस्करी के साथ गोदी चोरी और कॉन्ट्रैक्ट खून से अपना कारोबार बढ़ाया, यहाँ तक कि वह एक समांतर अदालत भी चलाता था। 1960 और 1970 के दशक में मुंबई में 3 बड़े डॉन थे, करीम लाला, वरदराजन और हाजी मस्तान। इन तीनों ने मुंबई शहर को आपस में बांटकर अपने अपने हिस्से पर हुकूमत की थी। कभी कभी गैंगों के बीच खून खराबा जरूर होता था, लेकिन आम नागरिकों के आंखों से दूर। वेश्यावृत्ति, तस्करी, सोने की, विदेशी शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह और ब्याज पैसे की उधारी, यह उन दिनों के गैरकानूनी धंधे थे जो कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के समय 97% के उच्च आयकर की दरों के कारण कई कारोबार नकद में काम करते थे, जिससे काले धन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। गैंगों ने इस अघोषित धन का फायदा उठाते हुए उनमें से एक हिस्सा सुरक्षा राशि के रूप में व्यापारियों से लेने लगे। तय की गई राशि को हफ्ता कहा जाता था और उसे प्राप्त करने का तरीका वसूली। 1980 के दशक की शुरुआत में करीम लाला की ताकत को चुनौती देते हुए एक खूनी युद्ध छिड़ गई, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल का लड़का दाऊद इब्राहिम विजय हुआ। डॉन की ये अगली पीढ़ी होटल्स, डांस बार, ट्रैवल एजेंसी और शॉपिंग सेंटर जैसे नए जगहों पर निवेश करने लगी। दाऊद ने दक्षिण मुंबई के लाभदायक इलाकों में अपना कब्जा जमाया और मुंबई के पश्चिमी समुद्र तटों पर भी, जिससे वो गुजरात और दुबई के तस्करी समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर सके। हालांकि प्रतिद्वंद्वी भी मुंबई के कुछ अन्य इलाकों पर रोब जमाए रखे थे। छोटा राजन मुंबई के मध्य चेंबूर में और अरुण गवली ने दक्षिण मुंबई की भायखला में कब्जा जमा रखा था। मुंबई शहर के बीच में स्थित खाली पड़ी मिल की जमीनों के भाव में अचानक बढ़ोतरी आने के कारण कई विवाद पैदा हुए, जिसमें गैंगस्टर निर्णायक बने। खटाऊ मिल के मालिक सुनीत खटाऊ को भायखला में अपनी 13 एकड़ मिल की जमीन बेचने के लिए 65 करोड़ रुपए मिल रहे थे, जो उन दिनों में एक बड़ी रकम थी। समस्या यह थी कि मिल के 4500 मजदूर इसके खिलाफ थे। खटाऊ अरुण गवली से मिलने गए, जिससे वे नियमित रूप से संरक्षण राशि देते आए थे। मैंने अब तक आपका हफ्ता कभी मिस नहीं किया, इस सौदे को पूरा करने में मेरी मदद करो, मैं आपको भी खुश कर दूंगा।
अरुण गवली ने एक तख्तापलट में ट्रेड यूनियन के मौजूदा अध्यक्ष को हटाकर उनकी जगह एक ज्यादा समझदार व्यक्ति को नियुक्त किया। दुर्भाग्य से सुनील खट्टाव को गवली के प्रतिद्वंदी अमर नायक गैंग ने उनकी मर्सिडीज बेंज में ही रेस कोर्स के पास गोली मारी और सौदा रोक दिया। अब बात करते हैं इस पर जुड़ी नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों का व्यापार, नकली पैसों को छापना, सुपारी हत्या और समझिए हफ्ता वसूली का विस्तारित धंधा। जैसे जैसे मुंबई का नक्शा बदलने लगा वैसे वैसे हफ्ता वसूली के नए तरकीबें सूझने लगे। अब वह केवल पैसों की मांग नहीं रही, जमीनों का कब्जा, पुरानी बिल्डिंग, पूर्ण विकास के निर्माण का अधिकार या रियल एस्टेट कंपनियों में सोता हुआ पार्टनर बनना अंडरवर्ल्ड की कुछ नहीं मांगे बनी। मुंबई के जुहू इलाके के बिल्डर प्रदीप जैन को दाऊद के पूर्व सहयोगी अबू सलेम ने बार बार धमकी भरे फोन किए। तुम्हारी डोंगरी वाली जगह का एक हिस्सा मुझे दो, वरना अपना बुढ़ापा नहीं देख पाओगे, समझे? कुल मिलाकर जैन परिवार ने उन्हें 60 लाख नकद और उतनी ही कीमत की अंधेरी में 3 फ्लैट दिए, लेकिन वह संपत्ति नहीं जो उन्होंने मांगी थी। कोई फायदा नहीं हुआ। प्रदीप को उन्हीं के जुहू ऑफिस के अंदर हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी 13वीं के बीच प्रदीप जैन की विधवा का फोन बजा। फोन पर उनके पति का हत्यारा अबू सलेम था। अब कैसा लग रहा है? अबू सलेम अभी भी संतुष्ट नहीं था और अब वे प्रदीप जैन के छोटे भाई सुन्नित को धमकी देने लगा। तेरी मौत की तैयारी कर। संयोग से इंस्पेक्टर सुनील माने ने इस केस को सुलझाया था। वही सुनील माने जिसने काया पलटकर मासूम मनसुख हिरने की हत्या में वाजे की मदद की। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अगर प्रदीप जैन की मांगी गई संपत्ति भी अबू सलेम को दे देता तो वे बच निकलता, क्योंकि सिर्फ 6 महीने बाद एक अन्य मामले में बिल्डर ओम प्रकाश कुकरेजा अपनी चेंबूर ऑफिस में सो रहे थे, जब अबू सलीम गैंग के 3 शूटर ने उनको केबिन में घुसकर उन्हें मार डाला। बाद में अदालत में अबू सलेम से पूछा गया कि उसने ओम प्रकाश कुकरेजा को क्यों मारा, तो अबू सलेम ने जवाब दिया, कुकरेजा छोटा राजन को हफ्ता दे रहा था और उनका फाइनेंसर भी था। उसने मेरी मांगों से इनकार किया तो मुझे राजन की कमाई काटने के लिए ऐसा करना पड़ा। यह मुंबई विस्फोट 12 मार्च 1993 के बाद का समय था, जब दाऊद दुबई भाग गया था और मैदान खाली था जहां बाकी गैंग मुंबई में अपना कदम जमा रही थी, जैसे कि रवि पुजारी, जो बॉलीवुड से दिखावे की लाइफस्टाइल की इच्छा रखता था। परंपरागत रूप से मुंबई में भ्रष्ट बिल्डर की लॉबी माफिया के पैसों का स्थित कारण थी, लेकिन रियल स्टेट में मंदी के कारण नए वसूली की तलाश करनी पड़ी। तब अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा और हफ्ता वसूली की सूरत को पूरी तरह से बदल दिया। फिल्मों में विदेशी राइट्स की मांग वसूली का नया रूप बनी। मुझे आपकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के विदेशी राइट्स दे दो। दाऊद इब्राहिम जैसे ने भी अपने गर्लफ्रेंड को फिल्म में लेने की मांग की। अपनी खास है, इसे फिल्म में लेना, समझा क्या? इसलिए जब निर्माता जावेद सिद्दीकी ने अनीता अय्यूब को कास्ट करने से इनकार किया तो अंजाम बुरा हुआ। गैंगस्टर के हिटमैन ने उन्हें गोली से उड़ा डाला। सौभाग्य से संजय दत्त बहुत सस्ते में बच निकले जब उन्हें जोड़ी नंबर 1 में वाकई अनजान मोनिका बेदी के साथ कास्ट किया गया। कास्टिंग से नाखुश उन्होंने निर्देशक डेविड धवन से शिकायत की। यार दीदी, आप गोविंदा को ट्विंकल जैसी बड़ी स्टार देते हो, मुझे मोनिका बेदी जैसी बी ग्रेड हीरोइन दी। मुझे नहीं लगता मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। लेकिन एक फोन कॉल ने उनके इरादे बदल दिए। अगर जान प्यारी है तो फिल्म कर ले, और रोमांटिक सीन में उसे कसकर नहीं पकड़ने का, क्या इज्जत से पेश आने का। संजय अब अभिनेत्री मोनिका के साथ नहीं बल्कि काम कर रहे थे मोनिका की अपनी भाभी के साथ। जैसे ही पुलिस ने बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर जांच पड़ताल शुरू की, गैंगस्टर अपने पारंपरिक जबरन वसूली के व्यवसाय में लौट आए और उन्होंने संगीत लेबल टी सीरीज के गुलशन कुमार से अबू सलीम ने 10 करोड़ देने की मांग की। बोल तो नहीं दूंगा, मेरी मेहनत की कमाई है। 12 अगस्त 1997 की सुबह जब रोज की तरह गुलशन कुमार शिव मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, सलीम के 3 हमलावरों ने उनका पीछा किया। फिर फिल्मी अंदाज में बोले, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाके कर, और गोलियां की बरसात कर दी। निर्देशक मनमोहन शेट्टी और राजीव राय दोनों अबू सलीम की गोलियों से बचे, बावजूद इसके कि उन्होंने हफ्ता देने से इनकार किया। राय, जिनके बैनर ने त्रिदेव जैसी हिट फिल्में बनाई, वो भारत छोड़कर लंदन में रहने लगे। जनवरी 2000 में जब राकेश रोशन ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है के विदेशी राइट अबू सलीम को सौंपने से इनकार किया, तब सलीम के लोगों ने उनके अपने ऑफिस के बाहर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से वे बाल बाल बचे। निर्माता राम गोपाल वर्मा, सुभाष घई, जेपी दत्ता और कई अन्य फिल्मी शख्स ने पुलिस सुरक्षा की मांग की। पहले की गैंगस्टरों की तरह यह डॉन भी पुलिस की गर्मी से भागकर विदेश में रहने गए।
लेकिन वे भी दूसरों की तरह अपने शिकार को दूर ही से ही आतंकित करते रहे। छोटा शकील, फहीम मचमच, सलीम लंगड़ा और राशिद मलवारी सभी दुबई में बैठे दाऊद की तरफ से दुबई कराची मुंबई नेटवर्क के जारी सबसे बड़े हफ्ता वसूली रैकेट चला रहे थे। मुंबई में अपने अपने खास आदमियों द्वारा जो ये जबरन वसूली का कारोबार संभालते थे। रवि पुजारी की गैंग मुंबई में डोंबिवली, मैंगलोर के कोंकण इलाके और यूपी के आजमगढ़ से बेरोजगार युवा को वार करना सिखाते थे, जो ज्यादातर असफल लेकिन साहसी हमले सिर्फ 5 से 10 हजार में करते थे। इस बात से अनजान कि उन्होंने जो डर पैदा किया उससे गैंग को पीड़ितों की तरफ से करोड़ों की जबरन वसूली मिलती थी। मुंबई पुलिस ने टाडा, कोटा और मकोका जैसे कठोर कानूनों को लगाकर उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ज्यादातर अपराधी कानूनी खामियों का इस्तेमाल करके बच निकलते थे। जूलियो रिबेरो, जिसने 1982 में मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद संभाला, उन्होंने गैंग्स के खिलाफ सख्त नीति आजमाई। 1983 में माहिया सुरवे पहला गैंगस्टर था जो इंस्पेक्टर इशाक बागवान के हाथों पुलिस से एनकाउंटर में मारा गया। अन्य ऑफिसर इमैनुएल अमोलिक, राजन कटद्रे, केशव सहस्रबुद्धे, सुरेश वाली शेट्टी, राजत तलपड़े, राजत तंभात। रिबेरो की रणनीति को सख्ती से लागू किया गया। लोकप्रिय एनकाउंटर नीति पर ना ही कोई सवाल उठाए गए, बल्कि अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने के लिए यह एक आवश्यक कदम माना गया। 1990 के दशक में सबसे ज्यादा इनकाउंटर किए गए, खासकर 1993 के सीरियल बम धमाके के बाद। उनमें से शायद सबसे प्रसिद्ध था जब मुंबई के एसीपी ए खान ने मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स पर एक फ्लैट पर हमला किया, जिसमें दाऊद का एक भरोसेमंद सहयोगी माया डोलस और उसके 4 साथी छुपे हुए थे और उन सभी को गोली मार दी गई। एक विशेष रूप से भर्ती किए गए जूनियर के साथ सीनियर्स पुलिस टीम बनाने की नीति, जिसमें एक सचिन वाजे नामक शख्स भी था, काफी सफल रही, जिसे ट्रेनिंग दी अरविंद इनामदार, एक सामान्य पूर्व डीजीपी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नासिक में। रोजाना ठेकेदारी के नियमों से मुक्त प्रत्येक टीम अलग अलग गैंग की रणनीति में माहिर बने और उनको खत्म करने के काम पर लग गए। माना जाता है कि 83 के इस IPS बैच ने कुल मिलाकर 1000 गैंगस्टर्स का सफाया किया था। ऐसे हुआ मुंबई से गैंगस्टरों का सफाया। तो दोस्तों, आज के विषय में सिर्फ इतना ही। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।